हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो अभी आपकी नई वर्कबुक आई है विज्ञान विषय की कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। तो इसमें आज हम देखेंगे कि आपको कैसे इसके प्रश्नों के उत्तर हल करना है। और आज इसमें हम अध्याय नंबर 7 किशोर अवस्था की ओर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कैसे कैसे इसके उत्तर लिखना है इसको समझेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, ये सारी चीज़ों को इसमें जानेंगे। तो आइए देखते हैं, इस अध्याय में लर्निंग आउटकम भी आपका समाहित है। और दोस्तों, आपकी सारी वर्कबुक मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उन सभी वर्कबुक को चैनल पे जाकर के अवश्य देखें। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी को पूर्ण करना है। ये जो चित्र दिया है, तो देखो ये शिशु अवस्था है, ये बाल्य अवस्था हो गई है ना। फिर इसके बाद आगे तो फिर किशोर अवस्था है ना, वो युवा अवस्था, पौण अवस्था। तो यहाँ अवस्थाएं दी गई है। तो यहाँ पर क्या युवा अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, कौन सी अवस्था पहले आएगी? तो पहले शिशु अवस्था आएगी, है ना। तो शिशु अवस्था क्या होगी? अवधि, अवस्था की अवधि तो जन्म से 5 वर्ष लिख दीजिए, है ना। शारीरिक परिवर्तन बालक में क्या होते हैं? तो शिशु का रेंगना चलना होता है, बालिका में रेंगना चलना बोलना, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप। इसके बाद आगे बाल्यावस्था में, तो दूसरा हो जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवधि यानी समय 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। और बालक में क्या होता है? तो मानसिक विकास हो जाता है, बालिका में भी मानसिक विकास हो जाता है। इसके बाद किशोर अवस्था में देखेंगे, तो किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। और इसमें शारीरिक विकास हो जाता है बालक का, है ना, और बालिका का जननांग विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। युवा अवस्था, युवा अवस्था 18 से 21 वर्ष तक होती है ना। बालकों में क्या होता है? प्रजनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्रिया स्टार्ट हो जाती है, बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और बालिकाओं में गर्भाशय, अंडाशय का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपसे दिया है दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो ये शब्द हैं, इनसे हमको रिक्त स्थान में लिखना है कौन से शब्द कहाँ आएंगे। सबसे पहला है यौवनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन खालिस्तान के कारण आकार में वृद्धि के कारण होता है। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों स्वर यंत्र, यानी स्वर यंत्र की आकार में वृद्धि हो जाती है, इसलिए आवाज़ में परिवर्तन होता है। इसके बाद दूसरा है कि खालिस्तान ग्रंथि टेस्टोस्टेरॉन यानी पीयूष ग्रंथि आएगा यहाँ। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रकार से आप पीयूष ग्रंथि लिख देंगे। इसके बाद यहाँ तीसरा है मधुमेह शरीर में खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? तो गाइटर रोग हो जाता है। तो यहाँ गाइटर लिख देंगे आप 5वें नंबर में। 5वें नंबर में देखते हैं मेंढक के लार्वा से वयस्क तक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कायांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ खालिस्तान पूर्ण करना है दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है। इसमें लिखा है आपका दूसरे प्रश्न में सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला है किशोर अवस्था की अवधि क्या है? तो किशोर अवस्था की अवधि आपकी 11 से 19 वर्ष आ जाएगी, है ना। 18 वर्ष होती है वैसे तो, 12 से 18 होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 12 से 18 ऑप्शन है नहीं आपका, है ना। 10 से 18 है तो ये नहीं होगा, 5 से 12 भी नहीं होगा, 14 से 20 भी नहीं, इसलिए 11 से 19 आपका सही आंसर होगा इसमें। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे दिया है आपका दूसरा यहाँ पर मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। याद रखना दोस्तों, 23 जोड़े होते हैं ना। तो 23 जोड़े आपका सही आंसर है, ए नंबर। दूसरा पूछा है किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? तो ये होगा दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि में जो हार्मोन्स होता है वो नमक की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर में पूछा है सामान्यतः किशोर अवस्था में किशोरों के लिए सर्वोचित आहार क्या है? तो रोटी, दाल और सब्जियां जो इसका सर्वोचित आहार होगी, है ना। ये देखो चिप्स, नूडल्स, बर्गर नहीं होगा, डिब्बा बंद पदार्थ भी नहीं होगा, कुरकुरे, पिज्जा भी नहीं होगा। आपका सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों गुणसूत्र होता है ना, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो डी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे आपको वर्कबुक में लिखना है अपनी। इसके बाद निम्नलिखित लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली ने अपने भाई के मित्र से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही थी।
उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला, है ना। पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। और किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहते हैं। इस प्रकार से बताया उसकी मम्मी ने। अब यहाँ आपको पूछा है कि किशोर अवस्था किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखना जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से आपको एक का उत्तर लिखना है। इसके बाद दूसरा पूछा है, यहाँ पे दूसरा पूछा है आपसे किशोर अवस्था की अवधि क्या होती है, तो उत्तर में लिखना लगभग 11 वर्ष की आयु से 18 या 19 वर्ष तक रहती है। तीसरा है किशोरों को क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कहते हैं, तो यहाँ टीनेजर्स लिख देना। और चौथा है किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई दो परिवर्तन लिखिए, तो उत्तर में लिखना हल्की दाढ़ी मूछों का आना और जनन क्षमता का विकास होना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चौथे में। तो ऐसे आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, जिसमें लिखा है शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ का क्या नाम है, तो इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। तो इस प्रकार से आप वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर तीसरा, एड्स नामक रोग किस वायरस के कारण होता है, तो इसका उत्तर लिखना HIV नामक विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है एड्स। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर में पूछा है आपसे, चौथा नंबर है नर और मादा जनन हार्मोन्स के नाम लिखिए, तो लिख देना नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसके बाद पांचवा है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ कहाँ स्थित रहती है, तो इसका उत्तर लिखना पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहें। और आपके परीक्षा के पहले मैं अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो उन सारे उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं इसके आगे। यहाँ लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि यानी बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लड़का गाइटर नामक व्याधि से ग्रसित है जो कि थायराइड ग्रंथि का रोग है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स उत्पन्न नहीं कर रही थी, है ना, इसलिए उसे क्या हो गया था, गाइटर रोग हो गया था। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसके उत्तर में। 7वां नंबर में है दोस्तों यहाँ पर, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो इसके उत्तर में लिखिएगा प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है इसका उत्तर। 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए, तो उत्तर में लिखना पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन होता है, अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि में एड्रिलेनिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन। इस प्रकार से कुछ हार्मोन्स हैं जो ऐसे इनके यानी जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है इससे उत्पादित होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा 8वें नंबर का उत्तर। आगे 9वां नंबर का प्रश्न है आपका, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए, तो आप यहाँ लिख देना पहला कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, लड़कों के कंधे और लड़कियों के शरीर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। 2 नंबर में लिखना 18 वर्ष की आयु के लड़का लड़की अपनी अधिकतम आयु को प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरे नंबर में लिख दीजिएगा स्वर में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ दूसरा लिखा है कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ग्राफ कागज पर खींचना है आपको। तो यहाँ पर वर्षों में दिया है, देखो 0 वर्ष में
है ना, सेंटीमीटर, लड़के 53 सेंटीमीटर और लड़कियां भी 53 रहती हैं जब पैदा होती है ना। 4 वर्ष में लड़के 96 सेंटीमीटर के हो जाते हैं लगभग, और लड़कियां 92 की हो जाती हैं। 8 वर्ष में लड़के 114 के हो जाएंगे और लड़की 110 की ही रहती है ना। 12 वर्ष की आयु में लड़के 129 के हो जाएंगे, लड़की 133 हो जाती है ना। 12 वर्ष में लड़कियों की लंबाई बढ़ जाती है, याद रखना है ना। फिर 16 वर्ष में लड़के जब 150 के होंगे तो लड़कियां भी 150 बराबर हो जाएंगे 16 वर्ष में, और 20 वर्ष में लड़के 173 और लड़की 165 हो जाती है, यानी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एक ग्राफ बना दीजिए, है ना। तो कि 4 वर्ष में देखो कितना हो जाता है, तो ये दोनों लगभग थोड़े बराबर के रहते हैं, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्राफ आपको बनाना है आंकड़ों के आधार पर, और ऐसे आप लिख दीजिएगा ग्राफ में कि लंबाई सेंटीमीटर में, है ना। लड़के को हमने कैसे दर्शाए हैं, ऐसे गोल बना के, और लड़कियों को त्रिभुज बना के। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, तो ऐसे आपको एक ग्राफ खींच लेना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। यहाँ लिखा है इस ग्राफ के से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो हमने ग्राफ बनाया इसमें क्या है, समय के साथ लंबाई में वृद्धि हो रही है। फिर दूसरा है कि किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो जब हम 16 वर्ष में पहुँचेंगे तब उन दोनों की लंबाई समान होगी। हमने यहाँ ऊपर भी देखा है ना, ऊपर यहाँ बताया है कि 16 वर्ष में देखो, ये 16 वर्ष में क्या हो जाएगी, दोनों की आयु 150 यानी एक समान हो गई है। तो 16 वर्ष में आयु इनकी क्या हो जाएगी, जब ये 16 वर्ष में पहुँचेंगे। 16 वर्ष कहाँ है, तो ये देखो ये नीचे, ये 16 वर्ष में जब पहुँचेंगे तो आयु कैसी हो गई इनकी, दोनों की बराबर हो गई, है ना। तो इस प्रकार से आप ग्राफ में बनाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पूछा है कि किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो जब 16 से 20 वर्ष होंगे तो ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो ऐसे आप 16 से 20 वर्ष लिखिएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 10वां है, क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। तो इसका उत्तर लिखना, किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप 10वें के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद 11वें नंबर में है, यहाँ पर लिखा है, 10वें का ये है कि एडम्स एप्पल यानी कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से स्वर यंत्र है, इसका आपको चित्र बनाना है, और ये वाला चित्र आपको आपकी वर्कबुक में भी मिलेगा पेज नंबर 82 में। तो पेज नंबर 82 में आप देखकर काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा चित्र बना दिया है, आप बहुत अच्छा चित्र बनाइएगा दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाना है, और ये आपके प्रश्न क्रमांक 85 में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे अंडाणु है, ये शुक्राणु है ना, दोनों जब ये मिलेंगे, अंडाणु मिलेगा एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, है ना, और अंडाणु यहाँ पर एक्स और एक्स गुणसूत्र, ये क्या हो जाएगा लड़कियों का, ये लड़कों का। तो इस प्रकार से आपको एक यहाँ पर ग्राफ बना देना है, ऐसे चित्र बना देना है। पेज नंबर 85 में आपकी वर्कबुक में 85 पृष्ठ क्रमांक में दिया गया है, उसको बना देना और नीचे लिख देना आपका। यहाँ पर देखो लड़के का क्या हो जाता है XY और लड़की का XX है ना। और यहाँ लिख देना कि गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण युग्मक यानी अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, पर शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो माता शिशु में विकसित हो जाता है, जो मादा शिशु में विकसित हो जाता है। और जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित हो जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे वर्कबुक में अपनी। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ लिखा है किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, किशोर अवस्था में किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, है ना, क्योंकि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। मतलब जो हम भोजन करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, है ना, उसमें सारे तत्व होने चाहिए। भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार होता है ना। हमें ये सब लेना चाहिए, रोटी, दाल, चावल सब खाना चाहिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। हमारे भोजन में लौह तत्व भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इस प्रकार से हमें क्या है, किशोर अवस्था में तीव्र वृद्धि विकास की अवस्था है और किशोर अवस्था में आहार हमारा ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से 12 नंबर का आंसर आप लिखेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। इसके बाद हम प्रोजेक्ट नंबर 1 देखेंगे। यहाँ लिखा है अपने मित्र का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा करें कि उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा कल मतलब पिछले दिन नाश्ते में, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया था।
तो मित्र का नाम लिख देना, अपने जो क्लासमेट हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे पूछिएगा। जैसे नयन नाम का दोस्त है, उससे पूछना कि नाश्ते में तुमने क्या खाया था, तो वो बताएगा जैसे दूध दही खाया था। दोपहर के भोजन में क्या खाया था, तो वो बताएगा आपसे सब्जी रोटी खाया था। रात में क्या खाया था आपने, तो रात में दाल सब्जी रोटी खाया था, ऐसे वो बताएगा, है ना। ऐसे ही आकाश से पूछना, फिर समीर से, अंकित से, मनीष से, और जो वो बताएंगे उनको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे, है ना। उसके बाद आगे है कि उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है कि शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो हम बता देंगे दूध, अनाज, फल, सब्जियां, दही, ड्राई फ्रूट, सलाद आदि, है ना। ये क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ब नंबर में लिखा है कि उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनको आपके द्वारा आपके मित्रों ने सेवन किया है, मतलब आपके मित्रों ने उनको खाया है। तो जंक फूड कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो देखो जंक फूड क्या है, जैसे हम देख लेंगे, ये चिप्स है ना, चिप्स खाए हैं, है ना। फिर और भी सारी चीज़ें हैं, इडली, डोसा, तो ये सब क्या हैं, जंक फूड हैं। तो जंक फूड के नाम हम लिख देंगे यहाँ, समोसा, इडली, पानी पूरी, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, तो ये क्या है, जंक फूड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाम लिखेंगे आप ब नंबर में। दूसरा प्रोजेक्ट दिया है, दूसरे प्रोजेक्ट में अ नंबर में पूछा है दोस्तों, HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लेख लिखना है आपको। तो HIV एड्स के बारे में लिख देना कि यह एक लाइलाज बीमारी है जो HIV नाम के खतरनाक वायरस से फैलता है और बचाव ही इसका उपचार है, बाकी कोई उपचार नहीं है। इसके बाद ब नंबर में हम देखेंगे, लिखा है संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन किन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ये भी हमें लिखना है। तो हम संक्रामक रोग के बारे में लिख देंगे यहाँ, जैसे जुकाम, फैलने का माध्यम क्या है, संपर्क द्वारा फैलता है, और रोकथाम क्या है, इसकी दूरी बनाए रखना। इसी प्रकार से खसरा रोग जो है, तो ये भी कैसे फैलेगा, संपर्क के द्वारा और दूरी बनाए रखना, है ना। उसके बाद चेचक रोग भी संपर्क के द्वारा फैलता है और टीबी भी संपर्क द्वारा, और इनका रोकथाम क्या है कि हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप ब नंबर में लिख देंगे। ब नंबर में आपको ऐसा लिखना है प्रोजेक्ट में। तो ये हुआ दोस्तों आपका अध्याय 7 किशोर अवस्था की ओर समाप्त हुआ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में हम अगला अध्याय देखेंगे, बल तथा दाब, अध्याय 8 में है आपका, तो उसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से उसमें दिया है वो सारी चीज़ों को जानेंगे। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिले। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें आप और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।